स्टार्ट करें। ओके देन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ चांस। दैट मीन्स किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस है उसके रिगार्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। और ऐसे में प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिसके रिगार्डिंग आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशंस, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, इनके रिगार्डिंग हम स्टडी करते हुए आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स जस्ट हैपनिंग ऑफ इवेंट के चांसेस कितने, पॉसिबिलिटी क्या है, उसी के रिगार्डिंग हमें स्टडी करना। नाउ फॉर एग्जांपल इन्होंने एक दिया हुआ है, सपोज वीकेंड पर आप पिकनिक जो है प्लान करते हैं। अब पिकनिक प्लान करने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट, जितने भी आपके पास पिकनिक स्पॉट्स हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। देन फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक डे पर वेदर के रिगार्डिंग आपको चेक करना होगा कि वेदर कैसा रहेगा। नाउ अगर हम वेदर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं या पिकनिक स्पॉट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो स्पॉट्स में आपके पास 4-5 स्पॉट्स हो सकते हैं, तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स ओवरऑल स्पॉट्स में से किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करने के चांसेस हो गए। देन उस पर्टिकुलर डे में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस स्पेसिफिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन किस पर्टिकुलर, जैसे फॉर सपोज कार, बाइक, किसके थ्रू जाना चाहते हैं, तो उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये ओवरऑल जितने भी आपके पास पॉसिबल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में से आपके लिए फेवरेबल कंडीशन को सिलेक्ट करने के जो चांसेस हैं उसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टर्म्स यूज किए जाएंगे उनमें से एक टर्म आता है फैक्टोरियल। आर यू नोन विद द फैक्टोरियल? क्या होता है फैक्टोरियल? हेलो, चलिए जिनको क्लियर नहीं है उनको एक बार देखते हैं। अगर सपोज किसी एक नंबर का फैक्टोरियल आपको आइडेंटिफाई करना है, सपोज आप 5 का फैक्टोरियल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो 5 का फैक्टोरियल आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 से स्टार्ट करते हुए कहां तक? 1 तक का मल्टीप्लाई, तो 4 4 3 2 एंड 1, इन सब का जो मल्टीप्लाई है यही हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू है। नाउ फैक्टोरियल की वैल्यू को सॉल्व करने के रिगार्डिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना होगा। दैट मीन्स सपोज फैक्टोरियल 7 को डिवाइड करना है सपोज फैक्टोरियल 5 से, तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करने का मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है इसके अंदर से अगर आप जो वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर लिखी है उसको बाहर कॉमन निकालते हैं तो अंदर एक रिड्यूस हो जाएगा। कहां तक लेना है? 5 तक लेना है। आपने सपोज 6 को भी बाहर निकाल दिया तो दैट वुड बी फैक्टोरियल 5। नाउ फैक्टोरियल 5 से एलिमिनेट हो जाएगा, तो द वैल्यू विल बी 7 6 14। ओके, तो फैक्टोरियल की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है। नेक्स्ट फैक्टोरियल के रिगार्डिंग फैक्टोरियल 0 की वैल्यू और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू दोनों ही 1 हो, दैट यू हैव टू लव, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? Yes, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अंदर कुछ टर्म्स और आएंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब परम्यूटेशंस क्या होता है? परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। दैट मीन्स जब क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए कहा जाएगा तब हम परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और अरेंजमेंट में क्या होता है? ऑर्डर का जो सीक्वेंस है उसकी प्रायोरिटी होती है। दैट मीन्स किस स्पेसिफिक सीक्वेंस में आप उन्हें अरेंज करेंगे ये मैटर करता है परम्यूटेशन। क्लियर? तो परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके नेम्स सपोज ए बी सी हैं, ए बी सी आर द नेम्स। इनमें से आपको 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से दो ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? लेट ए एंड बी। अगर ए एंड बी ऑब्जेक्ट्स हैं तो ए एंड बी ऑब्जेक्ट्स में से पहले ए को लिया जाएगा या पहले बी को लिया जाएगा, दैट विल मैटर। अगर ए को फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरह से आपने कंसिडर किया तो बी विल बी सेकंड, और अगर बी पहले लेते हैं तो ए को बाद में लेंगे। तो सीक्वेंस यहाँ मैटर करता है। दैट्स व्हाई अगर आपने ए बी लिया है तो ए बी एंड बी ए ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। ऐसे अगर आपने ए सी लिया है तो फिर सी ए, दो पार्ट सी हो जाते हैं। दैट मीन्स इनका सीक्वेंस मैटर करता है। और ऐसे अगर आप बी सी लेते हैं तो बी सी में बी को पहले रखेंगे या सी को पहले रखेंगे, ये मैटर करता है। तो दैट मीन्स बी सी अगर है तो सी बी भी इसका एक टाइप हो जाएगा। तो ओवरऑल परम्यूटेशन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है। परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका पी एन आर ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर एन पी आर करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू होती है, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है एन, उसका फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे और नीचे आता है एन और आर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो एनपीआर की वैल्यू जाती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्लियर? नाउ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशंस में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो कॉम्बिनेशन को यूज कहाँ किया जाएगा? कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब भी हमसे किसी क्वेश्चन में सिलेक्शन कहा जाएगा, सिलेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, या फिर कलेक्शन के लिए कहा जाएगा, या ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए कहा जाएगा, दैट मीन्स ग्रुप बनाने के रिगार्डिंग ग्रुपिंग। अगर ऐसा कुछ भी बोलता है तो वी यूज कॉम्बिनेशन, तो हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन को भी डिनोट करने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन में से कितने ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होगा। तो एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने को रिप्रेजेंट किया जाता है सी एन आर करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर एन सी आर इस फॉर्मेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी भी आइडेंटिटी होती है एन सी आर इक्वल टू होता है ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, और इसमें दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। दैट्स द वैल्यू ऑफ एनसीआर। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं उसको एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। नाउ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला दिया गया, उसके थ्रू इसको रिलेट किया गया। एक्चुअली एनसीआर की वैल्यू ये होती है, जबकि एनपीआर की जो वैल्यू है, एनपीआर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। दैट इज, अब अगर इन दोनों को रिलेट करें तो इसके अपॉन में फैक्टोरियल आर आ रहा है और यहाँ फैक्टोरियल आर नहीं है, तो दैट मीन्स इसे अगर हम फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर देंगे तो ये एनसीआर के इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स फैक्टोरियल आर इनटू एनसीआर विल इक्वल टू एनपीआर। इस तरह से एनसीआर और एनपीआर एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज 3 पेंसिल्स कैन बी सिलेक्टेड, और सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन। दैट मींस 5 पेंसिल्स में से 3 पेंसिल्स को सिलेक्ट करना है, तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो दैट कैन बी रिटन एज 5c3। और 5c3 की वैल्यू बाय द फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो दैट मींस 5 और 3 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इसे सिंप्लीफाई करना। नाउ कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली सॉल्व करने का भी तरीका होता है। इसके लिए अगर आप 5c3 की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ऊपर 5 लिखा है और नीचे 3 लिखा है, तो 5 से डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने टर्म्स लेने हैं वो डिपेंड करेगा नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हाफ से कम होना चाहिए, इसके हाफ से कम होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, दैट इज एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ये एक आइडेंटिटी होती है हमारी, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10c7 की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी 10c इन दोनों का डिफरेंस, तो दैट मींस 10 और 7 का डिफरेंस 3, तो 10c7 की वैल्यू 10c3 के इक्वल होती है। क्लियर है? अगर ऐसा है तो जो नीचे वाला नंबर जब भी इसके हाफ से बड़ा होगा हम उसे छोटा बनाने के लिए दोनों का डिफरेंस नीचे लिख सकते हैं। तो 5c3 की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं? वी कैन राइट 5c दोनों का डिफरेंस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ 5c2 जब ये हाफ से कम हो जाएगा तब इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर वाले नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में
जितना नीचे लिखे उतने टर्म्स लिखना बस। तो 5 and 4, तो दैट मीन्स 5 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म्स एंड डिवाइडेड बाय 2 से स्टार्ट करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का प्रोडक्ट, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 5 2s are 10, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज 10, तो इसकी वैल्यू 10 ऐसे आएगी। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स 5 पेंसिल्स में से 3 पेंसिल्स को सिलेक्ट करने की टोटल वेज हो जाएंगे 10। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो परम्यूटेशन पी फॉर परम्यूटेशन होता है। ये यूज किया जाता है जब भी आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए कहा जाए, दैट मीन्स अरेंजमेंट। जब अरेंजमेंट होगा तो परम्यूटेशन यूज होता है, और जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन, तब हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन इज, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 7 boys and 6 girls from a group of 7 boys and 6 girls, 3 boys and 4 girls is to be selected. Now here is selection. अगर सिलेक्शन है तो क्या करेंगे, अरेंजमेंट या सिलेक्ट? हाँ, मतलब परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। नाउ यू हैव टोटल 7 boys and 6 girls. ओके, इसमें से सिलेक्ट करना 3 boys। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको बॉयज सिलेक्ट करने हैं तो क्या गर्ल्स में से सिलेक्ट करने पर बॉयज को सिलेक्ट किया जा सकता है? नहीं। तो डेट मीन्स अगर बॉयज सिलेक्ट करने हैं तो बॉयज में से ही सिलेक्ट करेंगे। तो डेट मीन्स 7 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो डेट मीन्स 7C3 हो गया। इज इट क्लियर? ओके। नाउ एक कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में एंड आता है तो डेट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, और आता है तो डेट मीन्स यू हैव टू प्लस। इज इट क्लियर? एंड में मल्टीप्लाई करना होता है और में प्लस करना होता है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो एंड मींस मल्टीप्लाई होगा। अब 4 गर्ल्स सिलेक्ट करने आउट ऑफ 6 गर्ल्स, तो 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के तरीके 6C3 हो जाएगा। क्लियर? 7C3 और 6C4 का मल्टीप्लाई कर देना, दैट वुड बी द रिजल्ट। नाउ 7C3 की वैल्यू कितनी होगी? 7C3 की वैल्यू, तो क्योंकि 7 के हाफ से 3 छोटा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी 7 into डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म्स, 7 into 6 into 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1। इज इट क्लियर? तो सॉल्व करने पर 3 2 6, 6 कैंसिल हो जाएगा। ना मल्टीप्लाई में 6C4 लिखा हुआ, और 6C4 की वैल्यू अभी हमने देखा था, जब भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, जो कि यहाँ लिखा है 4, आपको गिवन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ये हाफ से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करते हैं? इन दोनों के डिफरेंस के, तो 6 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 2, दैट मींस 62 लिखा जा सकता है। तो 62 की वैल्यू कितनी होगी? 6 से डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने टर्म्स? 2 टर्म्स, तो 6 into 5 एंड डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करना है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा। हियर इज 7 5 35, और इधर आता है 5 3 15, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 एंड 15 का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू विल बी 525। दैट मींस हमें जो क्वेश्चन गिवन था 7 बॉयज और 6 गर्ल्स में से 3 बॉयज और 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के टोटल वेज हो जाएंगे 525। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी में यूज किए जाते हैं, उसमें से एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे बोला जाता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के टोटल कितने रिजल्ट्स होंगे, वी नो, हम जानते हैं कि इसके टोटल कितने रिजल्ट्स होंगे, लेकिन उसमें से जब किसी इवेंट को कंडक्ट किया जाता है तो एग्जैक्टली आउटकम क्या आएगा वो हमें नहीं पता होता है, इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर? Yes. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितने हैं हमें पहले से पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो करने पर नंबर्स क्या आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 5 या 6। वी नो कि इन 6 में से कोई सा एक नंबर आएगा, हमें पहले से पता है कि 1 से 6 तक का कोई एक नंबर आ सकता है, लेकिन जब हम थ्रो करेंगे तो एग्जैक्टली कौन सा नंबर एज अ रिजल्ट आएगा वी डोंट नो। इज इट क्लियर? इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्लियर? Yes, sir.
ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स क्या है? टॉसिंग अ कॉइन, क्योंकि कॉइन में टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वी नो, पहले से हमें पता है। ओके, इसलिए ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। थ्रोइंग अ डाइस की बात करें तो डाइस में भी 1 से 6 तक के रिजल्ट्स होते हैं। दैट मीन्स इनमें से कोई सा भी नंबर आएगा, लेकिन डाइस को थ्रो करने पर एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट आएगा वी डोंट। तो ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो 52 कार्ड में से किसी एक कार्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो हमें पता है 52 में से कोई सा एक कार्ड आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा एज आउटकम आएगा वी डोंट नो। दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इज इट क्लियर? नाउ अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट्स के कलेक्शन को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल, हमने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने पर 1 से लेके 6 तक का कोई सा एक नंबर आएगा, तो 1 से लेके 6 तक के जो ये टोटल नंबर्स हैं, यही रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहलाता है। क्लियर? और सैंपल स्पेस के ईच एंड एवरी आउटकम को हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, सैंपल स्पेस क्या होता है? लेट आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने पर रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? टोटल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4, 5 या 6। तो दैट मीन्स एक डाइस को थ्रो करने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन सबके कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहते हैं। और सैंपल स्पेस के ईच एंड एवरी आउटकम जो हो सकता है उसे सैंपल पॉइंट कहा जाता है। क्लियर? तो 3 इज अ सैंपल पॉइंट, 5 is a sample point, 6 is a sample point, ये सब सैंपल पॉइंट्स है। तो सैंपल स्पेस के ईच एंड एवरी एलिमेंट को सैंपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अभी आप सेलेक्ट कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं, यहां ये मैटर नहीं करता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन को थ्रो किया, एक कॉइन को थ्रो किया तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। इसका मतलब एक कॉइन को थ्रो करने पर 2 ही पॉसिबल आउटकम से, इसके अलावा कोई और आउटकम हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे जो सैंपल स्पेस है उसमें केवल 2 ही वैल्यूज आएंगे, हेड एंड टेल। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, ऐसे ही डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से 6 तक का नंबर हो सकता है, तो दैट मींस 1 to 6 इज द सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ डाइस। और 6 इस सैंपल स्पेस का एक स्पेसिफिक इवेंट है, तो दैट मींस इसे सैंपल पॉइंट कहा जाएगा, तो दैट्स द सैंपल पॉइंट। क्लियर? अब इवेंट की बात करते हैं। व्हाट इज इवेंट? जैसे सपोज डाइस को थ्रो किया, ओके, तो डाइस को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस में तो 1 से लेके 6 तक का कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कोई एक स्पेसिफिक टाइप का, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा कि डाइस को थ्रो करने पर जो आउटकम है वो एक इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर में 1 से 6 तक के जितने भी सैंपल स्पेस के टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो इवन नंबर्स होंगे? 2, 4, 6 या 4 एंड 6। तो 2, 4, 6 का जो कलेक्शन है ये हमारा इवेंट का, एक स्पेसिफिक इवेंट का आउटकम्स को डिनोट करेगा। क्लियर है? ऐसे ही सपोज हमने कहा कि ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड नंबर के केस में एक इवेंट लिया हमने कि डाइस को थ्रो करने पर ऑड नंबर आने का कंडीशंस बताओ। तो डाइस को थ्रो करने पर ऑड नंबर में 1, 3 एंड 5, तो ये एक स्पेसिफिक इवेंट हो गया। तो इवेंट क्या है? इवेंट है डाइस को थ्रो करने पर ऑड नंबर आने, ठीक है, डाइस को थ्रो करने पर इवन नंबर आना, दैट्स एन इवेंट। क्लियर? ये एक इवेंट है। क्लियर हो? यस सर। अब टाइप ऑफ इवेंट्स में क्या होता है? एक होता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट की जब हम बात करते हैं तो श्योर है कि ऐसा होगा। तो सर्टेन इवेंट में जैसे आपने डाइस को थ्रो किया तो हमें पता है कि 1 से 6 तक का नंबर ही आएगा। अब आपसे कहा गया डाइस को थ्रो करने पर 1 से 6 तक का कोई एक नंबर आने की कंडीशन, तो डेफिनेटली दैट्स द श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट है। ओके, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि मॉर्निंग में सनराइज होने का इवेंट, इज इट श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट और नॉट? सर्टेन।
सनराइज तो होगा, वो हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा वो दूसरी बात है। अगर क्लाउड से तो हमें नहीं दिखेगा, बट सनराइज तो होगा सर्टेन। क्लियर? लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि एक डाइस को थ्रो करने पर रिजल्ट 7 आने की कंडीशन, इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। No, तो sir. इसी को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। क्लियर है? तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जो हो ही नहीं सकता। सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, अगर कॉइन को टॉस किया तो हमारे जो आउटकम्स हैं वो या तो हेड होगा या टेल होगा, इन दोनों में से कोई सा एक रिजल्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम बोलें कि कॉइन को टॉस करने पर 7 आने की कंडीशन बताओ, तो कॉइन को टॉस करने पर तो हेड या टेल आता है, 7 तो हो ही नहीं सकता, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। जो हो ही नहीं सकता दैट इज इम्पॉसिबल। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आता है Yes. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हाट इज इट? देखिए, अभी हमने डाइस के रिगार्डिंग बात की थी, तो डाइस को थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस है वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6 का जो कलेक्शन है ये हमारा सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में से एक इवन नंबर आने की जो कंडीशंस होंगी उसमें क्या आएगा? नंबर होने की, तो 2 4 एंड 6। अब एक और इवेंट लेते हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड नंबर आने की कंडीशंस क्या क्या होंगी? ओके, तो हमारे पास दो इवेंट्स हैं। एक इवेंट है इवन नंबर होने की कंडीशन और एक है ऑड नंबर। इवन नंबर के जो आउटकम्स हैं इनका और ऑड नंबर्स के आउटकम्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो जब दो डिफरेंट इवेंट के अंदर कोई भी एक सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होता है तो उसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर नॉट? Sir. ओके, दो डिफरेंट इवेंट्स के, हाँ, दो डिफरेंट इवेंट्स के अंदर अगर एक भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है तो उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो अब इसे वेक्टर फॉर्मेट में डिनोट करने का तरीका होता है, इसे पाई से डिनोट करते हैं। पाई होता है नल सेट, बोलते हैं इसको, नल सेट कहा जाता है पाई। ओके, नल सेट। अब फाई क्या होता है? दैट मीन्स एक इवेंट ले रहे हैं, बी एक इवेंट ले रहे हैं और इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं आने का मतलब इनके अंदर कॉमन को बोला जाता है इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो ए और बी के अंदर अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स इसे कहा जाएगा पाई। ओके, तो दैट मीन्स जब दो डिफरेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन पाई होता है तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड, नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स? अब इक्वली लाइकली इवेंट्स में जनरली इसी की बात करते हैं। हमने डाइस को थ्रो किया, इवन नंबर आने की कंडीशंस और ऑड नंबर्स आने की कंडीशन। व्हाट इज इक्वली लाइकली? जब हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 3। और ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? क्लियर? तो दैट मींस इवन होने की भी 3 चांसेस हैं, ऑड होने की भी 3 चांसेस हैं, तो दे आर नोन एज इक्वली लाइकली। क्लियर? मतलब इसमें भी 3 में से कोई सा एक रिजल्ट आएगा और इसमें भी 3 में से कोई सा एक रिजल्ट आएगा, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाते। क्लियर? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए। अब जैसे डाइस को थ्रो करें तो कोई सा भी एक नंबर आने की बात करें तो 6 टोटल आउटकम्स हैं, इनमें से कोई सा भी एक नंबर आने के इक्वल चांसेस हैं। 1 आने के उतने ही चांस हैं जितने 2 आने के चांसेस हैं, इतने ही चांसेस 3 आने के भी हैं, इतने ही 4 के और इतने ही 5 के और इतने ही 6 के। तो दैट मींस दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स? हमने कहा डाइस को थ्रो करने पर इवन आने के जो आउटकम्स हैं वो होता है 2 4 एंड 6। एंड सेकेंड इवेंट हम कंसिडर कर रहे हैं ऑड नंबर आने के आउटकम्स। तो ऑड के आउटकम्स होते हैं 1 3 एंड 5। क्लियर? नाउ इवन नंबर आने का एक फर्स्ट इवेंट ले लेते हैं, लेट इसको E1 से डिनोट किया, और ऑड नंबर आने के इवेंट को हम E2 से डिनोट कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट इवेंट्स हो गए। अगर दो डिफरेंट इवेंट्स के आउटकम्स को
मिला देने पर, दैट मीन्स इनको मिलाकर सैंपल स्पेस बन जाता है, दैट मीन्स सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, तो दे आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर? इज इट क्लियर नॉट? देखिए ऑड नंबर में 1 3 5 आ रहा है और इवन नंबर में 2 4 6 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें, मिक्स का मतलब होता है यूनियन करना, ओके, मिक्स करना, तो वो यूनियन होता है। तो ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, तो यूनियन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। तो 1 भी लेंगे इसके अंदर, 2 भी लेंगे, 3 4 5 एंड 6, तो इसके अलावा तो कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। तो इनको मिलाने पर जो ओवरऑल कलेक्शन आया वो सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो जब भी दो डिफरेंट इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है तो उसी को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में होता है, सपोज हमने कहा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑन थ्रोइंग अ डाइस, तो डाइस को थ्रो करने पर इवन नंबर होने के 2 4 और 6, ये 3 आउटकम्स होंगे। अब इवन नंबर नहीं होने का, इवन नंबर, नॉट इवन नंबर की कंडीशन क्या होगी? 2 और 4, 2 4 6 नहीं आना चाहिए, तो दैट मीन्स 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो दैट मीन्स नॉट इवन की जो कंडीशन है वो इवन की कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन। क्लियर? इवन नंबर होने का जो इवेंट था उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा नॉट बीइंग एन इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर नहीं होने का जो आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर होने के आउटकम का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इवन नंबर होने का, तो अब इवन नहीं होना, अब वो इवन नहीं होने में ऑड आता है या नहीं आता है, डजंट मैटर। हम कह रहे इवन नंबर होना एक इवेंट है, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा इवन नहीं होना। ओके ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के केस में A is an event in sample space S, then the non-occurrence event of A is complementary of event of A. Clear? जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइस का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सैंपल स्पेस में 1 से लेके 6 तक का नंबर आता है। एक कोई इवेंट लिया गया जिसमें 1 और 2 आने के कंडीशंस को रखा गया, तो 1 और 2 नहीं आने की कंडीशन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A. इज इट क्लियर? डिनोट कैसे करते हैं इसको? अगर A कोई एक इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है सैंपल स्पेस में से A को माइनस कर दें, और इसे डिनोट करने का तरीका होता है A के ऊपर डैश लगा दीजिए, हेलो, हाँ, या फिर A के ऊपर C, ऐसा भी लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, या फिर A के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, इन 3 तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को डिनोट किया जाता है। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सैंपल स्पेस में से इस इवेंट को माइनस कर देना, और माइनस करने का मतलब इसके सारे एलिमेंट को छोड़कर सैंपल स्पेस में क्या बचा उसे लिख लीजिए, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। क्लियर और नॉट? ओके, तो ये 3 तरीके से डिनोट करते हैं। A के ऊपर C लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट करता है, A के ऊपर डैश लगाते हैं, या फिर A के ऊपर बार लगा दीजिए, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट करने का तरीका होता है। नाउ इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? सैंपल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम है वो सैंपल स्पेस के इक्वल होता है। अब आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स, जो भी इवेंट आप कर रहे हैं उस इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स का रेशियो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी इवेंट को कंडक्ट करने पर, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने पर जो आपके लिए क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है कि दैट शुड बी फेवरेबल। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने तरीके से आएंगे, उसका सैंपल स्पेस के साथ रेशियो ही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। क्लियर? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस
इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इस रेंज की कभी भी बाहर नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक और टर्म यूज किया जाता है अनबायस्ड। क्या होता है बायस्ड? क्या होता है? व्हाट इज बायस्ड? मतलब किसी एक का फेवर करना, दैट इज बायस्ड। ओके, और अनबायस्ड किसी का भी फेवर ना हो, तो दैट इज अनबायस्ड होता है। तो जब हम डाइस के बारे में बात करते हैं तो डाइस में अनबायस्ड डाइस बोलने का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डाइस के जो टोटल आउटकम्स हैं 1 to 6, 1 से लेके 6 तक के जो टोटल आउटकम्स हैं, इनमें से किसी भी एक का फेवर नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट होना चाहिए, तभी वन बायस कहलाता है। क्लियर? तो एग्जैक्ट आउटकम्स को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होगा। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं। 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, डाइसिस को थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द डाइस शो सेम नंबर। अगर आप 2 डाइसिस को रोल कर रहे हैं तो 2 डाइसिस को रोल करने पर टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है? देखो, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस के आउटकम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट डाइस पर 1 आ रहा है तो सेकंड डाइस पर 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरह से अगर फर्स्ट डाइस पर 2 आता है तो सेकंड डाइस पर 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से 2 डाइसिस के टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो इसके लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। 1 डाइस के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6। टोटल आउटकम्स इसके होते हैं 6, दैट इज इक्वल टू 6। अब सपोज आपके डाइसिस बढ़ गए, एन डाइसिस हो गए, तो एन डाइसिस के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? हाँ, एक डाइस के जितने भी रिजल्ट्स हैं उसके एक्सपोनेंट में नंबर ऑफ डाइसिस को प्लेस कर दो, तो दैट मींस एन डाइसिस के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 टू द पावर एन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे में अब 2 डाइसिस के रिगार्डिंग जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 2 डाइसिस के टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6 स्क्वायर, दैट मींस 36। इसलिए टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं यहाँ पर? 36 आउटकम्स होंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो सैंपल स्पेस के आगे इधर से जो नंबर लिखा गया है दैट डिनोट्स कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज 36 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 36। क्लियर? तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 36 हो जाएगा। अब कंडीशन ये है, जो हमारा क्वेश्चन था दैट वाज बोथ द डाइस शो सेम नंबर। तो सेम नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो दैट मींस हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली टोटल आउटकम्स कितने? 6। तो दैट मींस फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो गई हमारी? 6। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? वो तो सैंपल स्पेस के इक्वल होता है, तो दैट इज 36। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 6 अपॉन 36। सिंप्लीफाई करने पर 1/6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट डाइस शोज 6। फर्स्ट डाइस पर 6 आना चाहिए, लेकिन सेकंड डाइस पर क्या रिजल्ट आएगा ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। तो फर्स्ट डाइस पर 6 आने के लिए हमारे पास टोटल कंडीशंस ये बनती है, फर्स्ट डाइस पर 6 है, सेकंड पर 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। तो कितनी कंडीशंस है जिसमें फर्स्ट डाइस पर 6 आ रहा है? 6। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 6। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो दैट मींस 2 डाइसिस को रोल करने पर टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी शुड बी 6 अपॉन 36। दैट्स व्हाई यहां पर भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कंडीशन 1/6 हो जाए। सर ये जो आउटकम्स लिख रहे हैं वो पूरा क्वेश्चन बनाते समय पूरे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे? नहीं, जरूरत नहीं लिखना है। इसके लिए मैंने आपसे कहा कैसे? कि 2 डाइसिस को रोल करने पर टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 36 आते हैं। 36। क्लियर? अब इस 36 में से आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी कंडीशन है वो आपको मतलब ड्रॉ करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपसे कहा था जैसे, हाँ बोलिए। मान लीजिए है फर्स्ट डाइस टू 6, तो मुझे ये आउटकम ऊपर में लिखे हुए हैं वो पूरे लिखने पड़ेंगे तभी पता चलेगा ना? नहीं, ये सारे नहीं लिखने हैं,
जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डाइस के अकॉर्डिंग एक डाइस के टोटल रिजल्ट 6 होते हैं और 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर, तो दैट मींस 36 आउटकम्स होंगे। इज इट क्लियर? तो दैट मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 36 हो गया। तो ये ड्रॉ करने की जरूरत तो हमें नहीं पड़ी। नहीं। अब आते हैं हाँ अब आते हैं फेवरेबल कंडीशन की तरफ। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए क्वेश्चन देखा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट डाई शो 6। तो अब इसको आप ड्रॉ इजीली कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट डाइस पर अगर आपको 6 चाहिए तो फर्स्ट पर तो 6 फिक्स हो गया और सेकंड डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो कितनी कंडीशंस बनेंगी? 6। तो दैट मींस फेवरेबल आउटकम्स का जो टोटल नंबर है वो कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? सो द प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट मींस 1/6 होगा। क्लियर? तो हमने कहीं भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को ड्रॉ नहीं किया है लेकिन हम आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है द टोटल ऑफ 2 नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना होगा तब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि जब भी सम ऑफ डाइसिस के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो जनरली 2 डाइसिस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होगा और 2 डाइसिस में सम कितना हो सकता है? सम ऑफ 2 डाइसिस मिनिमम सम क्या हो सकता है? 2 2 से छोटा सम तो हो ही नहीं सकता, तो दैट मींस मिनिमम सम कैन बी 2। ओके, तो हम सम की बात कर रहे हैं तो सम 2 होगा मिनिमम। और इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स 36 कितने होंगे? नहीं, सम 2 होने के कितने कंडीशंस बनेंगे? हाँ, एक ही होगा। एक ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, फर्स्ट डाइस पर भी बनाना चाहिए और सेकंड डाइस पर भी बनाना चाहिए, तो दैट मींस एक ही कंडीशन बनी। तो हमें टोटल कितनी कंडीशंस हैं जो हमारे सम आने की बनेंगी उसको याद रखना होगा, अदरवाइज ड्रॉ करने में टाइम लग जाएगा। क्लियर है ना? तो अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आप सम 2 से लेके कहां तक आ सकता है ये तो आपको पता है, तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। 12 से बड़ा सम तो नहीं होगा, तो दैट मींस 2 to 12 हमारे टोटल सम्स बन सकते हैं। क्लियर है? अगर सम 2 हो रहा है तो उसका एक पॉसिबल आउटकम होगा। ऐसे ही सम 3 होने के कितने आउटकम्स होंगे? 4 के, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये कितने आउटकम्स होंगे इसको आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे याद रखेंगे जरा इसको देखें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान रखिएगा कैसे याद रखना है। 2 से लेके 7 तक के आउटकम्स का सम, 2 डाइसिस को रोल करने पर दोनों डाइसिस के रिजल्ट्स का सम 2 से 7 होने की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस को याद रखने के लिए जो भी आप सम ले रहे हैं उससे जस्ट एक कम कर दीजिए, जस्ट एक कम। तो दैट मींस 3 होने के कितने केसेस? 2। 4 होने के कितने केस होंगे? 3। 5 होने के कितने केसेस होंगे? 4। 6 होने के कितने केस होंगे? 5 और 7 होने के 6 यहां तक बस ऐसा करना। दैट मींस 2 to 7 अगर सम बोलता है कभी भी 2 डाइसिस के रिजल्ट्स का तो उसके टोटल फेवरेबल कंडीशंस कितनी बनेगी? जो भी नंबर है उससे जस्ट एक रिड्यूस कर देना। क्लियर यहां तक? क्लियर? अब बात करते हैं कि सम 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से कोई सा एक सम आने की कितने की कंडीशंस होंगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो सम 8 होने के, 9 होने के, 10 होने के, 11 या 12 होने की कितनी कंडीशंस होंगी इसको फाइंड करने के लिए 13 में से जो सम है उसे माइनस कर दो। 13 में से सम को माइनस कर दो। क्लियर? 13 कौन सा है? हाँ, 13 में से। अब ये याद रखिएगा, अभी डिस्कस करते हैं हम उसको, अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो 13 सम में से जो आपका सम चाहिए
13 में से सम को माइनस करें, तो 13 में से 8 माइनस करने पर कितना हो जाएगा? 5. 5. दैट मीन्स सम 8 आने के 5 कंडीशंस बनेंगे. 9 को 13 में से माइनस करें कितना आएगा? 4. 4. 10 माइनस करेंगे 3. 3. 11 माइनस करेंगे 2. और 12 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा. अब ये तो आपको भी पता है कि 12 सम कब आएगा? जब दोनों डाइसेस पर 6 होगा. तो दैट मीन्स इसकी कितनी कंडीशंस होती है? एक ही होती है ना. इसका मतलब 12 होने की केवल एक ही कंडीशन है. अब ये याद रखने का तरीका है कि जैसे ही 2 से 7 तक पहुंचते हैं, तो 7 पर आप ध्यान दीजिए. 7 और 6 का सम कितना हो रहा है? 13 हो रहा है. ओके, 7 और 6 का सम 13 हो रहा है. तो आगे के सारे नंबर्स का सम 13 ही आएगा. क्लियर? ओके, तो ये याद रखने का तरीका है. तो अदरवाइज हम सारे कंडीशंस का कब तक ड्रॉ करते रहेंगे वहां पर, तो ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए इसको याद रखें. क्लियर? तो 2 to 7 में तो दो डाइसिस को रोल करने पर दोनों डाइसिस के आउटकम्स का सम 2 से 7 तक होने की कंडीशन क्या होती है? जो भी सम दे रहा है उससे जस्ट एक कम कर लेंगे. क्लियर? तो 2 होने का 8 आउटकम होगा, 3 होने के 2 चांसेस, 4 होने के 3 चांसेस, 5 होने के 4, 6 होने के 5 और 7 होने के 6. लेकिन 7 के बाद के लिए जो भी सम है उसे 13 में से माइनस कर दें. तो सम को 13 में से माइनस करने पर हमारे टोटल आउटकम्स निकल के आ जाएंगे. क्लियर? तो 8 होने के कितने चांसेस? 13 माइनस 8 5. 9 होने के कितने चांसेस? तो 13 माइनस 9 4 हो जाएगा. क्लियर है? यस. ओके, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जो यहाँ क्वेश्चन था, तो हमारा क्वेश्चन ये था, दो अनबाइस्ड डाइसिस को रोल करने पर दोनों डाइसिस के आउटकम्स का सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी पूछी. ठीक है? अब 8 7 से बड़ा है. अगर 8 7 से बड़ा है तो इसके कितने आउटकम्स होंगे? 5. 13 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितने हो गए? 5 हो जाएंगे. तो दैट मीन्स 5 तो फेवरेबल कंडीशंस हो गई. और दो डाइसिस को रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स 36. तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/36. क्लियर इज इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड. अब जब कॉइन का केस होता है ना, तो ऐसे केस में आपको टोटल पॉसिबल कंडीशंस ड्रॉ करनी पड़ती है. अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो यहां से रिजल्ट्स फाइंड करना मुश्किल हो जाता है. ओके, अगर आप कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो कॉइन्स में 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स तक तो आप इजीली ड्रॉ कर देंगे. लेकिन 3 से ज्यादा कॉइन्स होंगे तो ड्रॉ करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है. हाँ, तो 3 से ज्यादा कॉइन्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो फिर कैसे सॉल्व करें? तो वहां क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाता है. ओके, तो क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए, 3 से ज्यादा कॉइन्स के केस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 3 कॉइन्स को रोल करने पर कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो इसके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 2. टोटल आउटकम्स इसके होते हैं. क्लियर है? तो अब अगर सपोज आपसे कहा कि n कॉइन्स को टॉस करना है तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power n. यस, 2 to the power n होता है. क्लियर? तो ऐसे में अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो इसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power 3, दैट इज 8. अगर आप 5 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? 2 to the power 5, 2 to the power 5, दैट मीन्स 32 हो जाएगा. क्लियर? अब अगर 5 कॉइन्स को टॉस करने के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपसे दिया गया, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा, क्योंकि 5 की कंडीशन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाता है. अब क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 5 कॉइन्स को टॉस करने पर सभी कॉइन्स में हेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. कैन एनीवन? हाँ, कितना होगा इसकी प्रोबेबिलिटी? सभी कॉइन्स में हेड होना चाहिए. केवल एक ही कंडीशन है, सब में अगर हेड चाहिए तो केवल एक ही कंडीशन है जिसमें सब में हेड हो सकता है. कोई फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में हेड, थर्ड में हेड, फोर्थ में हेड एंड फिफ्थ में हेड. एक ही कंडीशन तो बनेगी. क्लियर? तो फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी हमारे लिए? 1 हो जाएगा. एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 32. so the probability will be 1/2. Clear or not? Yes. तो सब पर हेड
अगर बोला गया है तो इसकी एक ही कंडीशन है। ऐसे अगर कहा गया है सब पर टेल आना चाहिए, तो सब पर टेल की कितनी कंडीशन बनेगी? 1. एक ही कंडीशन हुई। ये भी 1 बनेगी। तो डेट मीन्स क्वेश्चन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है कि सब पर एक स्पेसिफिक रिजल्ट, आइदर ऑल हैड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है ऑल टेल्स होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्लियर? तो इसमें फेवरेबल कंडीशंस कितनी बनती है? हमेशा एक बनेगी। क्लियर? Yes, sir. अब इसकी एक और कंडीशन हो सकती है, आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि आइदर ऑल हैड और ऑल टेल्स। अब इसमें क्या बनेगा बताएंगे? और का मतलब होता है प्लस। प्लस कर देंगे सर. हाँ, तो ऑल हेड की 1 कंडीशन है, ऑल टेल की 1 कंडीशन है, तो कितनी कंडीशंस हो जाएंगी टोटल? 2. 2। तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/32। 30। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जब मोर देन 3 कॉइन्स के लिए पूछेगा। समझ में आ रहा है? अब मोर देन 3 कॉइन्स के केस में अगर आपसे कहा सपोज हैड टेल हैड, ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट दिया गया, आपसे कहा 4 कॉइन्स को टॉस करना है, 4 कॉइन्स को टॉस करने पर इस रिजल्ट के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कितनी होगी बताइए? फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड कॉइन पर हेड, थर्ड कॉइन पर टेल एंड फोर्थ कॉइन पर हेड, 5/22 होने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगा। कितना? एक ही होगा। जब भी कोई स्पेसिफिक रिजल्ट दिया जाएगा तो उसकी फेवरेबल कंडीशन 1 ही आएगी। क्लियर? अब 4 कॉइन्स हैं तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power 4। 16. So the probability will be favorable conditions upon total possible conditions, so that is 1/16। 16. Clear? Clear to everyone? Yes, sir. Okay, चलिए अब इसको थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी तरफ मूव करते हुए देखें। Just a minute, I have to rub it. Okay, now the question is 2 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one tail. At least one tail. एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? That you have to identify. देखिए, जब आपसे 2 कॉइन्स कहा है, at least one या exactly one, ऐसा कुछ भी बोलता है तो आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? तो 2 कॉइन्स को टॉस करने पर हो सकता है दोनों में हेड हो जाए, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर हेड हो, सेकंड पर टेल हो, ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट पर टेल हो और सेकंड पर हेड हो, और दैट इज पॉसिबल कि दोनों पर ही टेल हो जाए। तो ये 4 आउटकम्स पॉसिबल है। तो इट मींस सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स आएंगे। क्लियर? और हमने अभी पढ़ा कि 2 डाइसिस को टॉस करने पर उसके टोटल आउटकम्स 2 to the power 2, दैट मींस 4 होना चाहिए। क्लियर है? अब हमारी कंडीशंस जो है, हमारी कंडीशन में कहा गया एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कि कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। तो एक टेल की कंडीशन ये है, एक टेल की कंडीशन ये है, और एटलीस्ट 1 का है तो एक से ज्यादा टेल भी हो सकते हैं। तो दैट मींस हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली कितनी कंडीशंस हैं? 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3 हो गया। एंड अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल कितनी कंडीशंस बन रही हैं? 4। So the probability will be 3/4. Is it clear? Yes. Yes. अब इसने कहा था कि एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। तो दैट मीन्स हम कौन सी कंडीशन को छोड़ेंगे? जिसमें एक भी टेल नहीं है उसे छोड़ देंगे, तो इस कंडीशन को छोड़ देंगे। ठीक है? तो एटलीस्ट 1 जब भी बोलेगा तो उस केस में जो फेवरेबल है उसका रिवर्स देख लेते हैं, क्योंकि इतना चेक करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट एग्जाम्पल में लेते हैं, हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो 3 कॉइन्स को टॉस करने पर जो इसके आउटकम्स आएंगे बताएंगे क्या होगा? हो सकता है तीनों हेड हो जाएं, पॉसिबल है कि स्टार्टिंग के 2 हेड लास्ट टेल हो, यस टेल मिडिल वाला भी हो सकता है और टेल फर्स्ट वाला भी हो सकता है। क्लियर? अब 2 टेल्स भी पॉसिबल है। ओके? 2 to the और ये power जो हेड है
ये मिडिल भी हो सकता है और हेड फर्स्ट वाला भी हो सकता है और हो सकता है तीनों टेल्स हो। इज इट क्लियर? तो Yes, तीन कॉइन्स को टॉस करने पर ओवरऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने बने? 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8। 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब अगर आपसे बोलता है कि एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है तो डेट मीन्स आपको हेड वाली तो सारी कंडीशन चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए? तीनों टेल्स वाला। तो तीनों टेल्स की तो एक ही कंडीशन है, ये नहीं चाहिए तो 8 में से एक निकाल देंगे, कितना बचेगा? 7। तो डेट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 7 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। सो एटलीस्ट वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7/8। इज इट क्लियर? Yes, sir. देखिए अब यहाँ कंडीशन क्या क्या बन सकती है, जरा उसको 3 कॉइन्स के रिगार्डिंग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 कॉइन्स में क्या क्या पूछ सकता है? 3 कॉइन्स में पूछ सकता है एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो वो आपको कंडीशन ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ऐसे केस में एग्जैक्टली वन हेड की कंडीशन यहाँ पर है, एग्जैक्टली वन हेड यहाँ पर है और एग्जैक्टली वन हेड यहाँ पर है। बाकी में या तो 2 हेड है या हेड है ही नहीं या मोर देन 2 हेड्स। ठीक है, तो हमारी कितनी कंडीशन है जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है? 3। और अपॉन में कितना आएगा? 8, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम से 8 है। सो 3 हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अगर आपसे बोलता है एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड की कंडीशन कितनी होंगी? 1 2 3 है। एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो कितनी कंडीशन है? 3। तो 3/8 हो जाए। क्लियर? अगर क्वेश्चन बोलता है एटलीस्ट 2 हेड, तब क्या होगा? 4। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड 2 हेड 2 हेड। एटलीस्ट 2 कहा है तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट मींस ये भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट मींस जब भी कॉइन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बोलेगा तो आपको ये कंडीशन ड्रॉ करनी, तभी आप उसमें से जो फेवरेबल कंडीशन है उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा है इसी का सेकंड पार्ट में मेजॉरिटी ऑफ हेड्स। व्हाट इज मेजॉरिटी ऑफ हेड? मतलब हेड्स ज्यादा होने चाहिए। तो हेड्स ज्यादा होने की कितनी कंडीशन होंगी? अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ हेड होने का मतलब है 2 हेड। मेजॉरिटी ऑफ हेड। व्हाट इट मींस? दोनों में हेड है। एटलीस्ट 2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ हेड होना चाहिए। तो देखिए 2 कॉइन्स के केस में हमने कंडीशन यहां ड्रॉ की हुई है, दैट इज क्लियर। मेजॉरिटी हेड की होनी चाहिए, टेल की नहीं, तो ये कंडीशन तो नहीं आएगी। 1 है इसमें। और ज्यादा हेड होने चाहिए, यहां तो इक्वल हैं, तो ये कंडीशन भी नहीं लेंगे। इसमें भी इक्वल हैं, ये भी नहीं लेंगे। हेड की मेजॉरिटी इसी में है केवल, तो प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/4। 1 क्लियर? ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, अगर बोलता एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो कंडीशन क्या होता? एटलीस्ट 1 टेल में क्या होता बताइए? 3/4। एक टेल में तो कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कि एक टेल तो होना ही चाहिए। तो कौन सी कंडीशन छूट जाएगी? ऑल हेड्स की कंडीशन छूट जाएगी। तो दैट मींस 3/4। क्लियर है? वापस समझाओ ना, नहीं आया समझ। क्या चीज नहीं समझ में आया बताइए? मेजॉरिटी ऑफ हेड, ये नहीं समझ में आया। हाँ, हेलो, मेजॉरिटी ऑफ हेड नहीं क्लियर हुआ या फिर एटलीस्ट 1 टेल वाली कंडीशन नहीं क्लियर हुई? मेजॉरिटी ऑफ हेड्स। मेजॉरिटी ऑफ हेड, चलिए उसको देखते हैं। जब हम मेजॉरिटी ऑफ हेड की बात कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को टॉस करना है, तो 2 कॉइन्स की टोटल पॉसिबल कंडीशन बोथ हेड।
फर्स्ट हेड सेकंड टेल, फर्स्ट टेल सेकंड हेड और बोथ ऑफ टेल। टोटल 4 कंडीशंस होती है। हमारे क्वेश्चन में है मेजॉरिटी ऑफ हेड। अगर मेजॉरिटी ऑफ हेड चाहिए तो डेट मीन्स हेड्स ज्यादा होने चाहिए टेल के कंपैरिजन में। ओके, तो जिसमें हेड है ही नहीं वो कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। हेड की काउंटिंग टेल के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। यहां तो इक्वल है तो ये भी नहीं ले सकते, यहां इक्वल है ये भी नहीं ले सकते। तो हेड की काउंटिंग ज्यादा होनी चाहिए, केवल एक ही कंडीशन होती है। तो डेट मीन्स जस्ट वन कंडीशन है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही। तो डेट मीन्स फेवरेबल कंडीशन 1 हो जाता है। और 2 कॉइन्स को टॉस करने पर टोटल आउटकम्स तो 4 आता है। तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। इज इट क्लियर? एक्चुअली इसका सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, दैट इज दिस वन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 10 white, 11 black balls. If 2 balls are drawn simultaneously from the bag, find the probability of getting both white balls. चलिए अब देखें आपको बॉल्स कितनी ड्रॉ करनी है, 2, और बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है 21। तो 21 में से 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन तो कॉम्बिनेशन होता है। तो दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 21C2 हो जाएगा। 21 यही हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? कंडीशन क्या है? बोथ both वाइट। white. अगर बोथ वाइट चाहिए तो वाइट में से सिलेक्ट करने पर ही आएगी, ब्लैक में से वाइट तो नहीं आ सकती। इसका मतलब 2 बॉल सिलेक्ट करनी है और दोनों वाइट चाहिए तो वाइट में से सिलेक्ट करेंगे। वाइट हमारे पास 10 है, तो 10 में से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, सिलेक्शन 10C2. कॉम्बिनेशन होता है, दैट मींस 10C2 हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स 10C2 है एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 21C2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इज इट क्लियर? नाउ 10C2 और 21C2 की वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हो तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के हाफ से कम होना चाहिए, वो कंडीशन है। तो फाइंड करने के लिए 10 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म्स लेंगे। तो 10 into 9 एंड डिवाइडेड बाय 2 into 1। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो 21 के हाफ से कम है, तो 21 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म्स, तो 21 into 20 डिवाइडेड बाय 2 into 1। तो 2 into 1 तो एलिमिनेट हो गया हमारा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 7s are, so that would be 3 upon 7 2s are 14. That should be the probability. 3 upon 14 जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो that would be the value. Is it clear? यस सर। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बट अब कॉइन की बात करते हैं। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो एक कॉइन के आउटकम्स कितने हैं 2, और जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 2 कॉइन्स में दोनों हेड हो सकते हैं, फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल, फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड, और दोनों टेल्स भी हो सकते हैं। अब कितने रिजल्ट्स हो गए 4। तो 4 कैसे आया? 2 का स्क्वायर करने से आया। क्लियर? तो दैट मीन्स 2 कॉइन्स को जब हम टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स बनता है 2 स्क्वायर। तो दैट मीन्स 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कितना आएगा 2 क्यूब हो जाएगा। 10 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 2 to the power 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? 10C2 को सॉल्व कैसे किया? देखिए अगर आप बाय द फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला होता है एनसीआर का। एनसीआर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले को लगाने में कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए कॉम्बिनेशन का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हम केवल 2-3 छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। इनमें से पहली बात तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो 10 के हाफ से छोटा होना चाहिए। ये नंबर 10 के हाफ से छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एनसीआर एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए अगर बाय फॉर्मूला अगर हम देखें तो जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया, आई वाज लिसनिंग दैट, सपोज आपसे कहा 10C3 की वैल्यू आइडेंटिफाई करने, तो 10C3 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय द फॉर्मूला ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल होता है, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं, और इसी के इनटू में आता है 10 और 3 के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये आता है। ओके, अब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे
तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू एंड सो ऑन लिखेंगे। ऐसे 10 माइनस 3 7, तो 7 इंटू 8 इंटू, तो 7 तक का जो फैक्टोरियल है वो 7 से तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हम उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम केवल 8 तक लिख लें तो हमारा काम चल जाएगा। और नीचे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 आनी है, तो डेट मीन्स इतना ही लिखें क्योंकि बाकी टर्म तो हमारे एलिमिनेट होने वाले हैं। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि नीचे वाला नंबर ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हाफ से कम होना चाहिए, तब 10 से डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना लिखा है नीचे 2, उतने टर्म्स, तो 10 इंटू 9 दैट मीन्स 2 टर्म्स एंड डिवाइडेड बाय, इसको 2 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 इंटू 1 लिख देंगे। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 10c2 की वैल्यू हो जाएगी, तो दैट बिकम्स 5 9 जा 45, तो दैट इज 45, ये हो गया 10c2। इज इट क्लियर नाउ? अब ऐसे ही 21c2 की बात करते हैं, 21c2 की बात कर रहे हैं, तो 21 के हाफ से कम है, इसलिए 21 से, हेलो Yes, sir. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, हाँ, तो 21 के हाफ से कम है, इसलिए क्या करेंगे, 21 से नीचे जितना लिखा है इतने टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 21 इंटू 20 दैट मीन्स 2 टर्म्स जस्ट, ओके 2 टर्म्स। अब डिवाइडेड बाय 2 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का मल्टीप्लाई, दैट इज दिस वन, तो 2 से 10 टाइम्स, तो 21 10 जा 210 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, 210 हो गया। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है? अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो है ऊपर अगर मान हाँ। लीजिए न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर मान लेते हैं सपोज, हाँ अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है अगर वो कम है, ठीक है, हाँ 2 3 4 तक, तो हम क्या हाँ। करेंगे, जो उसका डिफरेंस है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, मतलब जो आता है ना, मान लीजिए दोनों का डिफरेंस आया 5, तो हम सिर्फ उतना उसके बाद वाला को सब कैंसिल कर देंगे, सिर्फ हम आर को लेंगे, ठीक है। अगर वो नीचे डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंस को लेंगे और आर को कैंसिल करेंगे। अगर आप चलिए मैं लिसन, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 10c7 की वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं 10c7, तो बाय द फॉर्मूला ऊपर तो आएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इनटू 10 माइनस 7 दैट इज फैक्टोरियल 3 आएगा। क्लियर? अब अगर हम 10c3 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं तो ऊपर आएगा 10 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल और इनटू में आएगा दोनों का डिफरेंस, तो 7 का फैक्टोरियल। ये दोनों वैल्यूज तो सेम ही है, इसलिए हम 10c7 की वैल्यू को अगर बाय द फॉर्मूला अगर आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज 10c7 की वैल्यू को बाय द फॉर्मूला, तो हम फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, तो दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू एंड सो ऑन। अभी देखते हैं, और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 7 और इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3 और आएगा, तो 8 तक अगर आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 एलिमिनेट हो जाता है। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है? तो 10c7 की वैल्यू फाइनली निकल कर तो यही आ रही है, तो दैट मीन्स ये तो हमारी 10c3 की वैल्यू थी। इज इट क्लियर? तो ये जो 7 तक लिखें फिर उसे एलिमिनेट करें, उससे अच्छा ये है कि हम डायरेक्टली ये लिख लें। इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को इसके हाफ से छोटा बनाते हैं। किस फॉर्मेट से? इस फॉर्मेट से। क्लियर? सपोज आपके पास 15c 8 या 12 लिखा है, इसे कितना लिख सकते हैं बताइए? 15c3 15c3 डेफिनेटली। क्लियर? अब अगर 15c3 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना हो तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करें, इसको बोलिए, इसे कितना लिखें? 15 डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म्स, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक टर्म, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 15c2। इज इट क्लियर? सर दोनों में कंफ्यूजन हो गया अब सर, लेस देन हाफ और ग्रेटर देन हाफ में। आप ये मत सोचो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये समझ लो। लेट आपके पास 25c और नीचे लिखा है लेट 18 लिखा है, ठीक है? तो अब आप ये बताइए कि 18 25 के हाफ से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिख देंगे, तो 25 और 18 का 7 कितना आएगा?
25 और 18 का डिफरेंस 7 7, तो हम नीचे 7 लिख लेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, यस सर। वैसे भी आपसे दोनों कहा- सेम हाँ। ही आंसर सेम आएगा सर। हाँ, आंसर सेम आएगा। सपोज आपसे कहा 12C 9 की वैल्यू आइडेंटिफाई कर, तो इसे कितना लिखना चाहिए? 12C3 से 3 12 से 3 12C3 क्लियर नाउ? और 12C3 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें बताइए? बताइए। 12 into 11 into 10 11 into 10 डिवाइडेड बाय 3 into 2 divided by 3 3 into 1 2 into 1. 1 Clear? Now we can easily solve it. That is 2. That means that would be 220. Clear now? yes sir. Okay. देखिए, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी अगेन। क्लियर है सर। आप क्लियर है? चलिए, मतलब मैं क्लियर कर पाया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6 मैगजीन्स आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ शेल्फ। शेल्फ में 6 मैगजीन्स को रखा गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मैगजीन्स शैल बी ऑलवेज टुगेदर। 2 स्पेसिफिक मैगजीन्स हमेशा एक साथ आनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। देखिए, आपके पास 6 मैगजीन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट उनका नंबर्स हमने 1 to 6 डाल दिए। 2 स्पेसिफिक मैगजीन्स हमेशा एक साथ आनी। अगर 2 स्पेसिफिक मैगजीन्स एक साथ आनी तो लेट वो 4 and 5 है। लेट कोई सी भी 2 हो सकती है, 4 and 5 ले लिया। इन्हें हमेशा एक साथ आना है। अगर 4 और 5 को हमेशा एक साथ आना है, ये कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, तो इनका बंच बना दीजिए और इसे एक मैगजीन की तरह से यूज कर लीजिए। क्लियर? अब बाकी बचती हैं आपके पास 1 2 बट सर इसमें तो 3। कोई भी हो सकती है ना। हाँ, कोई सी भी हो सकती है ना, तो रैंडमली कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई सी भी 2 हो सकती है। तो जो भी 2 हैं, कोई सी भी 2, हमने 4 और 5 कंसिडर कर लिए। क्लियर? तो जो एक साथ आनी है उनका हमने बंच बनाया और उसे एक मैगजीन की तरह से यूज कर लिया, क्योंकि जब आपने बंच बना दिया तो ये जहां भी जाएंगी एक साथ जाएंगी, दोनों साथ तो दे विल, हाँ, तो दे विल ऑलवेज बी टुगेदर। क्लियर? अगर ये हमेशा एक साथ हैं और आपने बंच बना दिया तो ये अब आपके लिए एक मैगजीन की तरह से एक यूज को हो रही है। एक क्लियर? अब सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये, तो दैट मीन्स आपके पास टोटल मैगजीन अब 5 है। क्लियर? और 5 मैगजीन्स को 5 प्लेसेस पर प्लेस करने, प्लेस करना दैट मीन्स 5 को 1 2 3 4 5 प्लेसेस पर A B C D और E, इन्हें अगर प्लेस करना है तो अरेंज करना कहते हैं। क्लियर? और अरेंजमेंट तो परमिटेशन होता है। तो दैट मीन्स 5 मैगजीन्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करना परमिटेशन होता है। 5p5। अब ये बात याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उन सबको अरेंज कर रहे हैं तो इसका वे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के फैक्टोरियल के बराबर होता है। क्लियर? ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, अगर वो सारे आपको अरेंज करने तो npn बनता है और npn की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है। क्लियर है? नाउ फैक्टोरियल n की वैल्यू, तो दैट मींस 5p5 कितना हो जाएगा? 5p5 कितना होगा? फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। इज इट क्लियर? लेकिन आपने जो बंच बना रखा है उस बंच के अंदर 2 मैगजीन्स तो हैं, और वो दोनों मैगजीन्स भी क्योंकि अरेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स 2 डिफरेंट शेल्फ्स में शफल करके तो रखी जा सकती है। दैट मीन्स 5 को फर्स्ट में और 4 को सेकंड, या 5 को सेकंड में और 4 को फर्स्ट में। दैट मीन्स 2 मैगजीन्स 2 प्लेसेस तो कंज्यूम करेंगी। ये बात समझ में आ रही है? Yes. देखिए मतलब आपके space पास तो वो शेल्फ, ले रही है ना 2 बुक की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 5 एंड 6, ये 6 शेल्फ्स हैं और 6 हमारे पास मैगजीन्स थी। लेट A B C D E and F, दीज आर द मैगजीन। जब आप इन 2 मैगजीन्स D और E को प्लेस करेंगे तो वो 2 शेल्फ में जाएंगे ना। Yes. अगर 2 डिफरेंट शेल्फ में जाएंगे तो सीक्वेंस तो मैटर करता है। हो सकता है E को पहले रखा जाए और D को बाद में रखा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि D को पहले और E को बाद में रखा जाए। क्लियर?
तो दैट मीन्स दो मैगजीन्स दो प्लेसेस कंज्यूम तो करेंगी ही करेंगी, और दो मैगजीन्स को दो प्लेस पर अरेंज करने के तरीके 2p2 हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल 2, एंड फैक्टोरियल 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2 होगा। इज इट क्लियर नाउ? 1 आना चाहिए सर। नहीं, आप अभी मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ। अभी तो केवल ये समझिए कि अगर कुछ को टुगेदर आना है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबल इसके अंदर कैलकुलेशंस हो, अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? हम्म। हमने क्या किया, Yes. क्योंकि दो मैगजीन्स को ऑलवेज टुगेदर आना है, जिनको भी एक साथ आना है उनका बंच बनाया और उसे एक मैगजीन की तरह से यूज कर लिया। रिमेनिंग को अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक है तो टोटल 6 में से क्या हो गया, बंच बनने की वजह से एक कम हो गया हमारा, क्योंकि दो का बंच बना तो एक कम हो गया, इसलिए 6 - 1 5 कर लिया। इतना क्लियर हुआ? और 5 मैगजीन्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 वेज, इसलिए 120 वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जिन दो मैगजीन्स का आपने बंच बनाया हुआ है वो बंच के अंदर दो प्लेस तो कंज्यूम करेंगे, तो दो मैगजीन्स को दो प्लेस पर अरेंज करने के 2p2 वेज, दैट इज 2 वेज, दैट मींस फैक्टोरियल 2 एंड दैट इज 2 वेज। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ पहले हमने क्या करना है, A B C D E F, हमारे पास 6 मैगजीन्स थी, 6 मैगजीन्स में लेट A और B को एक साथ आना है, हमने बंच बनाया, टोटल 5 हो गए, 5 को फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज किया। जिन दो का आपने बंच बनाया हुआ है उनको फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, इनकी मल्टीप्लाई के बराबर हो। ये बात समझ में आई या नहीं? बोलिए। वो एक बार फिर से बता दें। ओके, चलिए फिर से बोलते हैं। 6 मैगजीन्स 6 शेल्फ के अंदर आपको अरेंज करनी है, 2 3 4 5 और ये 6 शेल्फ के अंदर इनको प्लेस करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि दो मैगजीन्स हमेशा एक साथ आनी चाहिए। अगर दो मैगजीन्स को एक साथ आना है तो जिनको भी एक साथ आना है उनका बंच बनाते हैं, और उनका बंच बनाने पर आपके पास अब क्योंकि बंच बना दिया तो ये एक मैगजीन की तरह से यूज होगी, क्लियर? तो डेट हम इसे एक मैगजीन कंसिडर करें। एक ये है, दूसरी है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, डेट मींस हमारे पास टोटल 5 मैगजीन्स हो गए बंच बनाने की वजह से, और 5 मैगजीन्स को 5 शेल्फ में अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 वेज। लेकिन जिसका आपने बंच बनाया है उस बंच के अंदर दो मैगजीन्स हैं और दो मैगजीन्स दो डिफरेंट शेल्फ कंज्यूम करेंगे, तो दो मैगजीन्स को दो शेल्फ में अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज होंगे। ओवरऑल इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर वेज। ये इज इट जो क्लियर नाउ? ये जो फैक्टोरियल 2 है यानी कि ए बी में या तो पहले बी हो सकता है या ए। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी सर दो तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं। जब कभी हाँ। भी लिखा रहे टुगेदर लिखा रहे उसको हाँ। हम लोग एक यूनिट मानते हैं, हाँ, उसको एक यूनिट मान लेते हैं। बाकी अगर ये बचा एक यूनिट है, एक ये अलग हो गया तो बचा कितना आपका 4, तो 4 ओ और एक यूनिट ये, तो हम निकाल हाँ, तो लेंगे मिलकर 5 हो गया फैक्टोरियल 5। आप ये Yes. 4 और 5 करने किया है इसको भी तो हाँ। अरेंज करेंगे ना दो तरीका से। हो सकता है Definitely. 4 पहले आ जाए 5 बाद में, 5 पहले आ जाए 4 बाद में, ये दो तरीका हो गया ना। इसको भी हम करेंगे फैक्टोरियल 2 और फिर दोनों को आप ओवरऑल कर देंगे। हाँ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर इतना? यस अब इस चीज समझाता हूँ आपको। मान लीजिए सर ने बोला 3 मैगजीन होना चाहिए एक साथ, आपने Yes. ले लिया 4 5 6 लिया, जो 4 5 6 हुआ वो तीनों मिला के आपका हुआ एक यूनिट, समझिए वो एक काउंट हुआ। बचा कितना आपका 1 2 3 और एक, वो 4 5 6 को हम एक मानेंगे यानी कि फैक्टोरियल 4, ठीक है, टोटल हुआ। और जो 4 5 6 है जो माने हैं 3 मैगजीन एक साथ, तो उसको भी तो अरेंज करेंगे ना, तो फैक्टोरियल 3 करेंगे और फिर दोनों को गुना कर दीजिए। चलिए इसी को मैं जो आपने कहा मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट हमारे पास A B C D एंड E F 6 मैगजीन्स। इन 6 मैगजीन्स में इस बार कहा 3 टुगेदर, 3 मैगजीन्स को एक साथ आना चाहिए। अगर 3 टुगेदर की कंडीशन है तो इनमें से कोई सी भी 3 हो सकती है जो एक साथ आएंगे। लेट B C एंड D ये एक साथ आएंगे। अगर ये तीनों मैगजीन्स एक साथ आ रही हैं तो इनका बंच बनाइए और इसे एक मैगजीन की तरह से यूज कर लीजिए। अब रिमेनिंग मैगजीन्स कौन कौन सी रह गई, A E एंड F। जब आपने इसको एक की तरह से यूज किया है तो सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये हो जाए। क्लियर? अब 4 मैगजीन्स को 4 प्लेस पे अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 वेज। लेकिन जिन 3 का आपने बंच बनाया है वो भी तो 3 प्लेस पर अरेंज होंगी,
तो 3 मैगजीन्स को 3 प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 वेज, ओवरऑल इनकी मल्टीप्लाई हो जाए, टोटल इतने वेज। इज इट क्लियर नाउ? yes sir, clear है sir. ओके, चलिए ये तो हुआ जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई हो। दैट मीन्स ऑलवेज टुगेदर के केस में हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं कितना? फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 240। क्लियर? ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स करना होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? हमारे पास 6 मैगजीन्स हैं, 6 मैगजीन्स को 6 शेल्फ पर अरेंज करना है। जब हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल रहे होते हैं तो जो कंडीशन हमें गिवन है उसे इंक्लूड नहीं करते। दैट मीन्स 6 मैगजीन्स को 6 प्लेसेस पर अरेंज करने के टोटल तरीके 6p6 हो जाएंगे, और 6p6 तो फैक्टोरियल 6 होता है, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 हो जाती है। क्लियर? ये बात समझ में आई? Yes sir. यस सर। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा आया था 240 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 720। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 240 अपॉन 720, सिंप्लीफाई करने पर 0.32, दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर नॉट? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. चलिए इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब वो कह रहा है नेवर टुगेदर। ओके, नेवर टुगेदर। अभी हमने आइडेंटिफाई किया ऑलवेज टुगेदर, तो ऑलवेज टुगेदर की कंडीशन तो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 0.333। ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की जितनी भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं उनका सम कितना होता है? 1। दैट मीन्स जितनी भी किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटीज हैं उन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी इवेंट इज 1। और इसमें से 2 मैगजीन्स के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने आइडेंटिफाई की 0.33। तो एक साथ नहीं आने की कंडीशन कितनी हो जाएगी? माइनस कर देते हैं इसको। क्लियर? ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ समझ में आ गई सर। ओके ओके ओके। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम केवल और केवल पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो टोटल जिसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 में से पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाए। क्लियर है? 1 में से पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी को माइनस करने पर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है। सर Is it अगर clear? हाँ बोलिए। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन निगेटिव वाला ही आएगा तो पहले पॉजिटिव निकाल करके फिर 1 माइनस करना पड़ेगा, या ऐसा यस कोई यस thought यस है? यस करना ही पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें हम डायरेक्टली एक्सप्लोर कर पाए तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हमसे कहा जा रहा है कि 6 मैगजीन्स हैं और 6 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तब उस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। या अब चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। लेट हम एक डाइस की बात कर रहे हैं, जस्ट एक सिंगल डाइस की बात कर रहे हैं। सिंगल डाइस के टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं। ओके, तो अब आपसे कहा गया कि डाइस पर लेट 3 से डिविजिबल नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए।
तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 3 और 6 3 और 6, 3 एंड 6। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए हमारे? 2 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल तो 6 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है, तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। दैट मीन्स नंबर बीइंग डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपसे बोलता नंबर नॉट बीइंग डिविजिबल बाय 3, तो क्या करते? 1 में से नंबर डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते। दैट वुड बी numbers not divisible by 3 की probability. Is it clear? So that becomes 2/3. लेकिन क्योंकि यह छोटा केस है और इसकी सारी पॉसिबल आउटकम्स हमारे सामने हैं, तो ऐसे केस में हमें जरूरी नहीं है कि हम पहले इसको निकालें और फिर निकालें। ऐसे केस में हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपसे कहा जाता कि नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो 3 इज डिविजिबल बाय 3, 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो इनको छोड़ दो। बचे कितनी कंडीशंस? तो 4 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और टोटल पॉसिबल नंबर्स 6, तो 4/6 हो जाएगा। तो इसे कितना लिखा जा सकता है? 2/3। सो नंबर्स नॉट बीइंग डिविजिबल की प्रोबेबिलिटी 2/3 के लिए हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। रीजन कि ये कंडीशन सारी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। समझ में आया या नहीं? बोलिए। यस सर। ओके, यहां पर 3 से डिविजिबल नंबर आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और उनको छोड़कर बचेंगे कौन से नंबर, उनको भी डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 3 की कंडीशन में 1, 2, 4, 5, दैट मींस 4 नंबर्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, एंड टोटल 6 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 2/3 हो रही। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हेलो यस सर, राइट। हेलो यस हेलो। सर। यस हाँ सर, आ रही है सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 5। एक वर्ड दिया है रैंडम, इसको अरेंज करना, इसके लेटर्स को अरेंज करना है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम बी अरेंज, और अरेंजमेंट क्या होता है? परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन। What is the chance that the two letters A and O will be at the extremes? A और O एक्सट्रीम एंड पर होने चाहिए। इसके कितने चांसेस हैं, हमसे कहा गया। देखिए आपके पास वर्ड के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं? 6 लेटर्स को 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A और O को एक्सट्रीम एंड पर होना चाहिए। इसका मतलब A और O एक्सट्रीम एंड पर, लेकिन ये तो नहीं कहा कि पहले A आना चाहिए। तो इसका मतलब इस प्लेस पर O भी हो सकता है, यहाँ पर A हो सकता है। दैट इज पॉसिबल। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। ये बात समझ में आई? यस ओके। अगर फर्स्ट प्लेस पर हम देखें तो इन दो में से कोई सा एक लेटर आ सकता है, लास्ट प्लेस पर देखें तो इन दोनों में से कोई लेटर आ सकता है। दैट मीन्स इन दो प्लेसेस पर दो लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज? फैक्टोरियल 2 वेज। दो प्लेसेस पर दो लेटर्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज। अब जो मिडिल के रिमेनिंग लेटर्स हमारे रह गए 4, इन 4 लेटर्स को रिमेनिंग 4 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे। ओके, सॉरी, फर्स्ट लेटर वाज एक्चुअली आर, बाय मिस्टेक मैंने ए लिख दिया। तो आर और ओ फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर आ रहे हैं, तो दो लेटर्स को दो प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज। रिमेनिंग 4 लेटर्स जो हमारे पास बचे हैं कौन कौन से? ए एंड डी। आर होगा सर, ए और ओ तो नहीं सर, ए एंड ओ को क्वेश्चन में बोला है, आर की जगह ई होगा। आप सही। अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ उसको, ठीक है? मैं जस्ट मिनट। चलिए फिर से देखते हैं जो क्वेश्चन कहा गया था, मैंने उधर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 लेटर्स को अरेंज करना है। तो 6 लेटर्स के लिए हमारे पास स्पेसेस कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और ओ को एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पर आना है।
तो ए फर्स्ट पर और ओ लास्ट पर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि ए को ही फर्स्ट प्लेस पर आना है, ये एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पर तो होंगे, तो डेट मीन्स ओ यहाँ पर और ए यहाँ पर भी हो सकता है। तो इन दो प्लेसेस पर इन दो लेटर्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज हो गए। इज इट क्लियर? Yes. ओके, अब आते हैं रिमेनिंग 4 लेटर्स के बारे में। तो रिमेनिंग 4 लेटर्स हमारे पास बचते हैं आर, एम, डी एंड ओ। इन 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पर अरेंज करने के कितने तरीके? तो 4 लेटर्स को 4 प्लेस पर अरेंज करना है, तो 4p4, तो फैक्टोरियल 4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो 4 लेटर्स को 4 प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 4, ओवरऑल दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर बेस हो जाएंगे। तो दैट मींस रैंडम वर्ड के लेटर्स को 6 प्लेसेस पर कैसे अरेंज करना है और वो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पर रहे। चलिए हम जो कंडीशन एक्सप्लोर कर रहे थे उसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर ए और ओ को आना है, तो 2 प्लेसेस पर 2 लेटर्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज हो गए। रिमेनिंग 4 प्लेसेस पर रिमेनिंग 4 लेटर्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 वेज हो गए, ओवरऑल दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। दैट्स द फेवरेबल आउटकम्स। तो ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। इज इट क्लियर? Yes. अब आते हैं 6 लेटर्स को 6 प्लेस पर अरेंज करने के विदाउट एनी कंडीशन टोटल वेज, वो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो 6 लेटर्स को 6 प्लेस पर अरेंज करने के 6p6 वेज, दैट वुड बी फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। 720. क्लियर? तो दैट मीन्स हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? चांसेस मींस प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आया था फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 4 एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स है फैक्टोरियल 6। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी। क्लियर? सो दैट वुड बी फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 का प्रोडक्ट आएगा 48 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आ रही है 720। 720। क्लियर? तो दैट मींस 48 अपॉन 720 विल बी द प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करने पर 0.6667 हो जाता है। 2 balls are drawn from a bag one by one with 2 white and 3 black balls. What is the probability that the second ball is white? तो सेकंड बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। अब ऐसे केस में एक स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है, क्योंकि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली अभी बताया नहीं है, तो इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स बैग के अंदर हैं। ओके, नाउ 1 by 1 अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो डेट मीन्स आपके पास 2 चांसेस हैं, फर्स्ट चांस एंड सेकंड चांस। 2 चांसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड बॉल इज व्हाइट, सेकंड व्हाइट होनी चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली आपकी व्हाइट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये तो कंडीशन हुआ। नाउ फर्स्ट हो भी सकता है, ना सर, फर्स्ट हो भी सकता है, लेकिन सेकंड होना ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज व्हाइट? यस, तो फर्स्ट वाली व्हाइट हो भी सकती है, लेकिन सेकंड तो डेफिनेटली व्हाइट ही होनी चाहिए। यस सर। क्लियर? तो सेकंड वाली डेफिनेटली व्हाइट होनी चाहिए। नाउ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 by 1 है। अगर आप 1 by 1 ड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट बॉल जो आपने ड्रॉ की थी उसे बैग के अंदर रिप्लेस किया गया या नहीं किया गया? हाँ, ये नहीं बात लिखा है मैटर सर, करेगी। विदाउट रिप्लेसमेंट हाँ, ये वर्ड ही नहीं लिखा हाँ, है इसमें। तो जब क्वेश्चन नहीं लिखा गया तो डेट मीन्स रिप्लेसमेंट की कंडीशन है या नहीं है? नहीं होगी तो नहीं, उस नहीं, नहीं एक्चुअली इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगा। लेते हैं। जब नहीं दिया गया है तो उसे रिप्लेस किया जाएगा। ओ, ओके, और जब दिया जाएगा कि फर्स्ट बॉल इज नॉट रीप्लेस इन द बैग, तब आप कंसीडर करोगे कि उसे नहीं मिलाया जाए। yes, sir. क्लियर? वैसे इस क्वेश्चन में ये बात मिसिंग है, दिया होना चाहिए था, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी हाँ, शायद। ये क्लियर नहीं लिखा ये प्रॉब्लम है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट और हाँ, विद रिप्लेसमेंट। हाँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि लिखा नहीं है तो ये विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन। ठीक। ओके, अब तो हो जाएगा शायद। एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सेकंड बॉल इज व्हाइट, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ मिसिंग है। कुछ तो है सर, बट हाँ, हाँ। यहाँ इसमें एक क्लियर लिख अच्छा, दिया कि ये 1 बैग, three- अगर आता 2 बैग तो तो एकदम उसमें ये हो सकता है सर, सेकंड बॉल व्हाइट आने के एक ही चांस हो सकता है।
इसके एक्चुअली हिसाब से क्योंकि दो दो ही बॉल है कंडीशंस ना, देखिए, दो ही एक्चुअली बॉल दो है तो कंडीशंस उसमें से लिसन दो कंडीशंस बनती हैं। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट बॉल ब्लैक आए, ओके, फर्स्ट बॉल ब्लैक आए तो सेकंड बॉल आपकी White. वाइट है। ओके, व्हाइट आएगी। अगर फर्स्ट वाइट है और सेकंड भी वाइट है तो दो कंडीशन बन सकती है ना आपकी। हाँ, दो ही कंडीशन बोले। 3 हो गए Clear? ना। हाँ बोलिए बोलिए अच्छा, बोलिए दो- बोलिए। 3 भी तो हो सकता है, तो हो सकता है फर्स्ट पे अपना ब्लैक आ जाए, हाँ। थर्ड पे, सेकंड पे First- व्हाइट। बोल रहे ऊपर हाँ तो ये तो हमने ले लिया। व्हाइट तो आना ही है ना। हाँ, सेकंड तो हमें हर हाल में दो वाइट ही- चाहिए। कंडीशन तो दो ही आएगी। हाँ तो दो ही कंडीशंस बनेंगे, इसलिए दो कंडीशंस का समेशन है। ठीक है, आइदर और की कंडीशन है, आइदर दिस वन और आइदर और प्लस होता है, इसलिए प्लस किया गया। पांच ये बात समझ में आई? हाँ प्लस वाला समझ में आ गया, लेकिन 2/5 और 1/4 ये समझ में नहीं आ रहा है। 5 में से 2 उठा रहा है, ठीक है, और 1 नहीं, 5 और में से उसमें दोनों से एक एक साथ ले नहीं लो। उठा रहा है, 5 में से एक ही उठाएगा एक बार में, क्योंकि 1 by 1 की कंडीशन है ना। हाँ वही बोल रहे कि 1/1 तो 1 by 1 है, अगर 1 by 1 है तो एक्चुअली कंडीशन इसकी होनी चाहिए थी, ब्लैक अगर उठा रहे हैं तो ब्लैक 3 है, तो 3 में से 1 दैट इज ओके, 3 में से 1 तो ब्लैक अगर आ रही है फर्स्ट टाइम, सेकंड व्हाइट है तो दैट मींस 1 by 2 होना चाहिए था। 1/2 ओके, सेकंड अगर व्हाइट, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बनाया जैसे 2C1 into 3C1 by 5C2 प्लस 2C2 into 3C0 by 5C2। हाँ इस पे करने पे ये मेरा आंसर नहीं आ रहा है ऐसे। हाँ, तो एक्चुअली कंडीशन क्या है, टोटल आपके पास 5 बॉल्स हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 5 में से कोई सी भी एक बॉल आ जाए, इट डजंट मैटर, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। 5C1 ठीक है, हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई सी भी एक बॉल आ जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आगे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाइट आ गई है तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तो व्हाइट हमारे पास एक ही बचेगी, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक आई है तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारे पास 2 व्हाइट रह जाती हैं। लेकिन समझ में लेना आ रहा तो है एक ही है ना। हाँ सॉरी, बोलिए 2 रहने दीजिए, लेकिन एक ही तो लेना है। नहीं एक्चुअली आप एक बात समझिए, उसमें ऐसा फर्स्ट नहीं लिखा बॉल है। जो आप फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, इस फर्स्ट टाइम आपके बैग के अंदर 5 बॉल्स हैं। ओके, में कुछ मिसिंग है क्योंकि जो हाँ वही मिसिंग है, क्लियर नहीं हो रहा, मैंने इसलिए कहा था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लिख रहा है चलिए शाम को देखते हैं, इस क्वेश्चन को शाम को देखते हैं। ठीक है, हाँ शाम को देखते हैं। तो हाँ theorem के साथ बोलिए 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 बोलिए। अच्छा, एग्जाम्पल 3 देखिए ना, उस टाइप का ही इसका है। इसमें एग्जाम्पल, बोला है चलिए कि इसको देखते हैं। प्लेइंग कार्ड का। सपोज वी ड्रॉ 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आपको ड्रॉ करने फ्रॉम अ shuffled set of 52 playing cards. What is the probability that the second card is queen? Second card is queen. अब सेकंड कार्ड के क्वीन होने की कंडीशन में तो 4 क्वीन होगी। ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का ही कॉन्सेप्ट है ना। इसको भी सब बनाया मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। इसमें भी मेरा हाँ। 2 आंसर आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा इसमें एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में 1 by 1 नहीं है ना। पीछे एक थ्योरम है सर। इसकी हाँ, थ्योरी इस भी क्वेश्चन हो सकता है। हाँ थ्योरम होती है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि बी शुड बी श्योरली हैपेंड, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ओके, एक काम करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शाम को डिस्कस करते हैं। ओके, Clear? है। शाम को थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट टाइम निकाल के सबको शाम को थोड़ा Generally सा अगर हम लोग लेट नाइट रखेंगे। हाँ सर, कॉम्बिनेशन में अगर करेंगे तो नहीं होगा कार्ड वाला। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट तो यूज होगा क्योंकि सिलेक्शन तो करना है, विदाउट सिलेक्शन तो आप कार्ड सेलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कर बनेगा। रहे हैं हम लोग, अरेंज नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन तो होता है। हाँ 52 कार्ड्स में से हम लोग 2 उठाएंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स होगा 52C2 डेफिनेटली। पहले हाँ, और ऊपर आएगा 4 क्वीन 4 ही होता है, हाँ तो और 4 में से एक तो मतलब होना ही है, और बाकी बाकी क्वीन भी हो सकता है, और नहीं तो 48 कार्ड में से कोई एक हो सकता है। या तो इस हिसाब से तो हो जाना चाहिए ना, मतलब देखिए इसको समझते हैं, चलिए समझते हैं। लुक हियर, हमारी 2 कंडीशन बनती है कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन और नॉट। ओके, अगर फर्स्ट क्वीन है तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए
हमारे पास क्वीन एक कम हो जाएगी, पैक में टोटल 4 क्वींस होती हैं। ओके, अगर फर्स्ट कार्ड क्वीन है तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्वीन हमारे पास 3 बचेगी। इज इट क्लियर? लेकिन अगर फर्स्ट क्वीन नहीं है तो सेकंड अटेम्प्ट में हमारे पास क्वीन कितनी रहेंगी? 4 क्वींस होंगी। 4 रहेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वीन है तो 52 कार्ड में से क्वीन होने के 4 केसेस, Four तो दैट वुड cases. बी 4/52। क्लियर? लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें तो क्वीन हमारे पास 3 रह गई, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा क्योंकि 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो तो पहले वाले कार्ड को पैक में तो मिलाया नहीं जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड ठीक। अटेम्प्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ही पैक के अंदर 51 बचेंगे। यस तो सर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। कितना क्लियर हुआ? यस सर। अब सेकंड की बात करते हैं। अगर फर्स्ट कार्ड क्वीन नहीं है तो दैट मींस क्वींस को छोड़कर बाकी के कार्ड्स होंगे, तो 48 कार्ड्स बचते हैं हमारे पास, क्योंकि 52 में से 4 क्वींस को अगर आप निकाल दोगे तो दैट मींस 48 कार्ड्स बचते हैं। तो दैट मींस फर्स्ट कार्ड विल बी 48 में से कोई सही कार्ड होगा आउट ऑफ 52। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए तो हमारे पास सारे क्वींस अवेलेबल हैं, तो 4 क्वींस अवेलेबल हैं आउट ऑफ, क्योंकि एक कार्ड आपका कम हो गया है 51, ओवरऑल इतना हो जाएगा, और दोनों के सम के बराबर, क्योंकि आइदर दिस वन और दिस वन की कंडीशन होती है, प्लस करने पर आपका आंसर होता है। ओके, इज इट क्लियर? ये बनाया ना 1 2 करके। हम्म। ठीक है, अभी समझ में आया इसको। क्लियर है? Yes, sir. अब जहाँ भी बट सर क्लियर। हाँ, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? काम में सर बता बताना तो वो फिगर दिखाना सर। 2 balls are drawn from a bag, 1 by 1, 2 white and 3 black balls. What is the probability? चलिए इसको भी जरा एक्सप्लोर करते हैं, एक बार कर इसको भी लेते हैं क्या करके है। देखिए तो सर ऐसे ही बना देते हैं हम लोग। हाँ, लेट मी चेक इट आउट। 2/5 सर पहले करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन को देख लीजिए ना, उसमें तो दिखा है बोलेगा। लेकिन वही है, 2 बॉल निकालेंगे ना सर, तो 2/5 होगा इंटू एक बॉल ऑलरेडी निकाल लिए हैं तो नीचे 4 हो जाएगा। तो दैट मींस रिप्लेसमेंट का केस नहीं है, हाँ, जैसे तो रिप्लेसमेंट नहीं इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए डाउट हो रहा है ना। यस सर। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। हाँ, तब क्लियर हो जाएगा। तो दैट मींस ऑलरेडी हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, विदाउट तभी- रिप्लेसमेंट, हाँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो सकता है? लुक हियर, चलिए देखें। 2 balls are drawn from a bag, 1 by 1, 2 white and 3 blacks. What is the probability that second ball is white? तो सेकंड तो हमें white चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अब फर्स्ट वाली white आती है या नहीं आती है उसके अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट white होती है तो white ball हमारे पास 2 थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो 2 white रहेंगी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए white कितनी हो जाएगी? 1 रह जाएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 1 रह जाएगी। ओके, लेकिन अगर फर्स्ट white नहीं है तो फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारे पास 2 white रहेंगी। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर 2 whites की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट अटेम्प्ट की white की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल 5 है। ठीक है, Yes. टोटल 5 है, इसमें 2 से white, तो white हमारे पास 2 हैं, तो 2 में से कोई सी भी एक आनी चाहिए। 2 में से एक तो 2C1 होगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? अब सेकंड अटेम्प्ट में हमें white चाहिए, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में टोटल बॉल्स ही हमारे पास 4 बचेंगे। क्लियर है? यस और व्हाइट बॉल भी एक कम हो गई, तो व्हाइट बॉल भी एक ही रह गई, तो एक में से एक को ही सिलेक्ट करना है, ओवरऑल इतना हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब जब हम सेकंड कंडीशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसमें व्हाइट नहीं आनी चाहिए। टोटल 5 बॉल में से अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए तो दैट मींस ब्लैक आ रही होगी, और ब्लैक बॉल हमारे पास 3 है, इन 3 में से कोई सी एक बॉल आएगी। क्लियर है? अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमारे पास बॉल्स ही 4 बचेंगी। क्लियर? और व्हाइट दोनों की दोनों अवेलेबल है, तो 2 में से कोई सी एक सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ 2C1 की वैल्यू 2 होती है डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1C1 1 होता है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3C1 3 होता है डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2C1 2 डिवाइडेड बाय 4। इसे सॉल्व कर। इज इट क्लियर? So that would be 2/20 and plus 6/20. It means 8/20 हो रहा है, सिंप्लीफाई करने पर 2/5। That's the program. तो Is it clear? second वाला कंडीशन क्लियर नहीं हुआ। कंडीशन में क्या नहीं समझ? 3/5 कैसे है?
हाँ? सर एक बार फिर से दोहरा दीजिए सर। चलिए फिर से दोहरा देते हैं इसको, चलिए देखिए फिर से देखते हैं। ओके देखिए, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि आपको 1 by 1 सॉरी 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, और इन दोनों बॉल्स के बारे में विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन है, रिप्लेसमेंट नहीं होना। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बॉल को बैग में हम दोबारा नहीं मिलाएंगे। अब कंडीशन क्या बनती है, आपसे कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल इज वाइट, तो सेकंड तो डेफिनेटली हमें वाइट चाहिए ही चाहिए, सेकंड तो वाइट ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली ब्लैक भी हो सकती है और फर्स्ट वाली वाइट भी हो सकती है, तो दैट मींस 2 कंडीशंस बन गई हमारी। इज इट क्लियर? अगर फर्स्ट वाली ब्लैक आती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो पैक के अंदर टोटल 5 बॉल्स है। ओके, इन 5 में से ब्लैक आनी है, ब्लैक हमारे पास कितनी है, 3 है, तो दैट मींस इन 3 में से कोई सी भी एक बॉल आएगी, तो ब्लैक होने की कंडीशंस तो ये हो गई। अब बात करते हैं व्हाइट की, क्योंकि व्हाइट आनी चाहिए सेकंड बॉल, और व्हाइट कितनी है, 2 है, इन 2 में से कोई सी भी एक आ जाएगी। क्योंकि एक बॉल आप पहले ही निकाल चुके हो और उसे रिप्लेस नहीं करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए 4 बॉल्स रह जाएंगी बैग में। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर फर्स्ट बॉल व्हाइट आ जाती तो व्हाइट हमारे पास कितनी है, 2, तो दैट मींस इन 2 में से कोई सी एक बॉल आती, और टोटल 5 में से कोई सी एक आएगी, तो दैट इज 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, टोटल बॉल तो 4 बचेंगी बैग के अंदर, जिसमें से एक बॉल हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो व्हाइट बॉल हमारे पास बचेगी कितनी, एक ही बचेगी, और उसी को हमें सिलेक्ट करना है। क्लियर? ना अभी हमने सॉल्व किया था 3C1 3 होता है और 2C1 2 होता है, तो दैट मींस ये कंडीशन ये वाली हो जाएगी, एंड 2C1 2 हो जाएगा, 1C1 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी दिस वन। इज इट क्लियर? ठीक सर।